हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके जो 23 जनवरी को आपका जो IIT JEE मेन हुआ था और उसमें इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड एज। ठीक है, आपको डेल एच दिया हुआ है, डेल एस टेम्परेचर एंड स्पॉन्टेनिटी बताई हुई है। तो आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या है। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है इनकरेक्ट एंड करेक्ट, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम इसको क्या पढ़ लेते हैं करेक्ट, और वहीं भी हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है इनकरेक्ट। तो हमको बताना है इनकरेक्ट कॉम्बिनेशंस कौन से हैं। तो अब एक बात आपको पता ही है कि स्पॉन्टेनियस कोई भी रिएक्शन होने के लिए आपका जो डेल जी है वो क्या होना चाहिए, हमेशा वो होना चाहिए हमेशा क्या, निगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, तभी आपकी कोई रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। और डेल जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं डेल एच और डेल एस की टर्म्स में, ये होता है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी इंटू डेल एस। ठीक है, अब मैं अपना फर्स्ट आप जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ऑप्शन नंबर ए में है कि डेल एच आपका पॉजिटिव है, डेल एस आपका निगेटिव है और टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर है। तो डेल एच आपका ऑप्शन ए के हिसाब से चलते हैं। ऑप्शन ए में डेल एच पॉजिटिव है, डेल एस निगेटिव है और टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर दिया हुआ है। और ये बोल रहा है अगर ये कंडीशन है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। क्या ये सच है? तो चलिए चेक करते हैं। आप क्या करें, आप ये इक्वेशन लिखिए डेल जी। ठीक है, डेल एच पॉजिटिव है तो इसको आप पॉजिटिव रखिए, माइनस, या फिर इसको आप डेल एच ही रखिए। फिर डेल एस निगेटिव है तो माइनस टी और ये माइनस डेल एस। ठीक है, तो ये क्या आएगा, डेल एच माइनस माइनस प्लस, तो ये जाएगा टी इंटू डेल एस, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, यानी कि अगर ऐसी कंडीशन है तो आपकी रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, जो इसने बोला है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, टेम्परेचर चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। तो आपकी रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि ऑप्शन ए तो मेरा करेक्ट जा रहा है। ऑप्शन बी में उसने बोला है कि डेल एच आपका पॉजिटिव है, डेल एस निगेटिव है और लो टेम्परेचर है इस बार। तो इसमें फिर से मैं पुट कर लूंगी। इस बार आप क्या करेंगे, डेल जी, डेल एच तो पॉजिटिव है इसको ऐसे ही रखो, माइनस टी जो आपका डेल सेकंड ऑप्शन में डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों की क्या वैल्यू है, पॉजिटिव। तो ये क्या है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये भी एज इट इज है, तो किसी का साइन चेंज नहीं हो रहा है। और ये बोल रहा है कि स्पॉन्टेनियस है ये रिएक्शन, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कब, जब टेम्परेचर लो है। देखिए ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होगी जब T इंटू डेल एस की वैल्यू ज़्यादा किससे होगी, डेल एच से। ये वाली टर्म ज़्यादा होनी चाहिए डेल एच से, जब ये टर्म इससे ज़्यादा होगी तभी तो निगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी और डेल एच की वैल्यू निगेटिव होगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो डेल जी की वैल्यू हमको निगेटिव ही चाहिए। तो ये वाली टर्म शुड बी ग्रेटर देन डेल एच, और ये ग्रेटर कब होगी, जब जो T है उसकी वैल्यू हाई होगी। तो ये लो टेम्परेचर पे नहीं, ये हाई टेम्परेचर पे ये वाली कंडीशन सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो रोंग है। अब ऑप्शन नंबर सी में इसने बोला है कि डेल एच निगेटिव है और डेल एस भी निगेटिव है और लो टेम्परेचर है, और इसने बोला अगर ये कंडीशन है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो क्या ये कंडीशन सही है, तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं पुट करके। डेल जी मेरा है ही, डेल एच मेरा निगेटिव है तो माइनस डेल एच, फिर आ जाएगा यहाँ पे माइनस टी, डेल एस निगेटिव है तो माइनस डेल एस ऐसे रख लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस डेल एच माइनस माइनस प्लस टी इंटू डेल एस। ठीक है, अब लो टेम्परेचर पे बोल रहा है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। देखिए नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होना चाहिए, ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब T इंटू डेल एस किससे ज़्यादा हो, डेल एच से, T इंटू
डेल एच शुड बी ग्रेटर देन डेल एच। जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तभी तो ये पॉजिटिव आएगी इसकी वैल्यू, तभी तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और टी इंटू डेल एस कब ज़्यादा हो सकता है? जब ये टेम्परेचर क्या हो आपका, हाई हो। हाई टेम्परेचर पे ही तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये कॉम्बो भी आपका रोंग है। ऑप्शन नंबर डी में चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बोलता है कि आपका डेल एच तो निगेटिव है, डेल एस पॉजिटिव है, और कोई भी टेम्परेचर अगर हो तो ये स्पॉन्टेनियस होगी। तो क्या ऐसा सच है? तो चलिए पुट करके देख लेते हैं। डेल जी इजकल टू हो जाएगा डेल एच माइनस टी इंटू डेल एस। ठीक है, डेल एच की वैल्यू मैंने लिख रख ली माइनस डेल एच। फिर डेल एस आपका पॉजिटिव है तो क्या माइनस टी इंटू डेल एस। अगर पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज रख लेते हैं। तो आप कोई भी वैल्यू करोगे तो नेगेटिव ही आएगा। कोई भी टेम्परेचर चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, डेल जी की वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगी। तो ये क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो उसने बोला है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में, कि कोई भी टेम्परेचर अगर है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो यस, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लेकिन क्वेश्चन हमको क्या बोला है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं इसमें से, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशंस कौन से हैं? इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन हमारे बी एंड सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। जबकि इसने देखिए ए एंड डी भी ऑप्शन दे रखा है, ए एंड डी तो करेक्ट है। ठीक है, ये वाला नहीं लगाना, आपको कौन सा लगाना है, बी एंड सी। इस क्वेश्चन में देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अ फ्यू हाफ सेल्स आर मेंशन बिलो। हाफ सेल्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिए हुए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से सबसे निगेटिव डेल जी नोट की वैल्यू किस ऑप्शन में होगी। ऑप्शन आपको ये दे दिए। ठीक है, तो आप एक बात देखिए, डेल जी नोट आपको पता होना चाहिए सबसे पहले क्या होता है। डेल जी नोट आपका होता है माइनस एन एफ ई नोट, राइट। इसका मतलब आपको इन सब सेल का ई नोट निकालना पड़ेगा, जिसका, और फिर ई नोट की वैल्यू इसमें रखनी पड़ेगी, और एन की वैल्यू पता होना चाहिए। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, राइट। तो इन दोनों की वैल्यू पता होगी, आपको पता चल जाएगा किसकी सबसे निगेटिव है। चलिए पहले केस 1 में चलते हैं। तो ई नोट क्या होता है, ई नोट आप कैसे निकालते हो, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। और एक बात याद रखिए कि ये दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की होनी चाहिए। ठीक है, ई नोट राइट, ई नोट राइट आपका कौन सा है, ई नोट राइट है आपका एजी पॉजिटिव एजी। तो ई नोट एजी पॉजिटिव एजी कितना है, 0.80, वैल्यू आपकी मेंशन है, कितना है आपका 0.80। और जेड एन 2 पॉजिटिव वाले केस में कितना है, माइनस 0.76। तो ये हो गया 0.80 और माइनस, और यहाँ पे माइनस 0.76। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.80 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 0.76, ये हो जाएगा 1.56 वोल्ट। और आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है इसमें, देखिए कैसी रिएक्शन होगी, ऐसे होंगी ना। ये जेड का तो इधर वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ये Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये Ag ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा Zn प्लस 2 Ag पॉजिटिव, और यहाँ पे आ जाएगा आपका Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 2 इंटू 2 की जब अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, आप इसमें पुट कर दो इसको, तो डेल जी की नोट की वैल्यू आएगी एन की जगह तो 2, एफ आपका फैराडे कांस्टेंट है, इसकी मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ई नोट की वैल्यू है 1.56, तो ये आपका आएगा यहाँ से माइनस 3.12 एफ, और ये वैल्यू आएगी आपकी जूल में। तो ये वैल्यू तो इतनी आई। अब सेकंड वाले केस में देखिए, सेकंड वाले केस में ई नोट की वैल्यू देखिए, मैं यही निकाल देती हूँ इनके पास। ठीक है, यहाँ भी एन की वैल्यू कितनी है, सेकंड वाले केस में एन की वैल्यू तो 2 है, और ई नोट की वैल्यू क्या होगी, ई नोट की वैल्यू, ई नोट राइट
राइट में आपका क्या है, Zn2 पॉजिटिव, और मैंने कहा है कि आपको इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही लेनी है, और आपको ऊपर गिवन भी रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76, जैसे -0.76, और यहाँ पे क्या है आपका, क्या बोलते हैं, फिर आपका माइनस ई राइट माइनस ई लेफ्ट, तो ई राइट तो आपका इसमें आपका है Mg2 पॉजिटिव Mg, तो Mg2 पॉजिटिव Mg की कितनी है आपकी, माइनस, देखिए -2.37, एंड माइनस Zn2 पॉजिटिव की किस केस में कितने हैं, -0.76। आप इसको सोल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2.37 माइनस माइनस प्लस 0.76, इसकी वैल्यू आएगी आपकी -1.61। वैल्यू पुट कर लो, और सेकंड वाले केस में डेल जी नोट की वैल्यू क्या आएगी, डेल जी नोट आएगा सेकंड वाले केस में माइनस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है, 2f, और ई नोट की वैल्यू में निगेटिव में आई है -1.61। ये तो किस्सा ही खत्म हो गया, अगर निगेटिव में आप उसको सोल्व ही मत करो, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव आता है, आपका निकालना है डेल जी नोट, निगेटिव सबसे ज्यादा किस केस में है, तो इसको आप सोल्व ही मत करो आगे, बाकी ये आएगा +3.22 जूल। आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये आगे सोल्व नहीं करना है। फिर ऑप्शन नंबर थर्ड में राइट में है आपका Mg2 पॉजिटिव Mg, इसके लिए ई नोट की वैल्यू क्या है, आप देखो -2.37 वोल्ट, -2.37 वोल्ट, एंड माइनस ई लेफ्ट, लेफ्ट में आपका क्या है इस वाले सेल में, Ag पॉजिटिव, ये है 0.80, ये हो गया 0.80, तो ये अब आपकी वैल्यू है इसकी -3.17 वोल्ट। तो डेल जी नोट की वैल्यू क्या आएगी इस केस में, आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी कितने हैं, 2। देखो अगर आपको कंफ्यूजन हो ना, तो देखिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, आप वो कर लीजिए, इसमें 2 प्लस है, इसमें 1 प्लस है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2, ठीक है, तो 2, और आपका ये हो जाएगा, ये सब केस में ट्रू नहीं होता है, ये आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा, ठीक है, लेकिन सिंस ये सिंपल सेल्स हैं, तो इनमें इतना ज़्यादा ये टिपिकल नहीं है, तो इसमें आप इजीली इन्हीं को देख के बता सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व आर 2, राइट। तो जी नोट एन की वैल्यू 2f, और यहाँ पे माइनस है 2f, और ई नोट की वैल्यू क्या आई, -3.17। मत सोल्व करो आगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव आएगी। ऑप्शन नंबर 4 में चलो बाप, एक ही ऑप्शन रह गया, इसमें ई नोट क्या होगा, ई नोट राइट में क्या है, Ag पॉजिटिव Ag, ई नोट राइट में क्या है, Ag पॉजिटिव Ag, इसकी वैल्यू है आपको गिवन है 0.80 माइनस ई नॉट लेफ्ट Cu 2 की वैल्यू की कितनी है, 0.34 वोल्ट, ये हो गया 0.34 वोल्ट, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.46। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व हियर आर 2, तो डेल जी नोट की वैल्यू आएगी माइनस एन की वैल्यू 2f, और ई नोट हो गए 0.46, तो ये वैल्यू आएगी -0.920 फेराडे जूल, ठीक है। तो आप इसमें देखो, एक तो आपके एक ऑप्शन नंबर 4 में निगेटिव में आ रही है, और एक आपके ऑप्शन नंबर 1 में निगेटिव आ रही है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है उसमें ज़्यादा है, या ऑप्शन नंबर 4 है उसमें ज़्यादा निगेटिव वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर 1 में ज़्यादा निगेटिव वैल्यू है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन में देखिए, द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन आर एसोसिएटेड इट्स, तो जो हेलिक्स और प्लेटेड शीट टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो एसोसिएटेड किससे होता है, ये होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर से, तो एसोसिएटेड होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर से। हेलिक्स स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, और प्लेटेड शीट कुछ इस तरह से, प्लेटेड शीट इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये स्टेबल कैसे होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, ये आपस में स्टेबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, तो कौन सी बॉन्डिंग के थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो जो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन्स के,
ये कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए, आपको पहले एक रिएक्शन दे दी, फिर उससे रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट्स दे दिए। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो आपको हाइड्रेशन की रिएक्शन दी है, इस तरह से हाइड्रेशन हो जाता है। स्टेटमेंट 1 है कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है इसका मतलब दोनों आर की जगह हाइड्रोजन एटम है, तो जो के की वैल्यू है वो अबाउट 2280 है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो स्मॉल है। स्मॉल यानी कि हाइड्रोजन है सबसे छोटा है, तो सिंस वो स्मॉल है तो हाइड्रेशन फास्टर होता है। तो क्या सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको पता है जितना आपका सब्स्टिट्यूएंट छोटा होता है उतना ही उसका जो हाइड्रेशन है वो फास्टर होता है, क्योंकि जो उस पे जो चार्ज होता है, चाहे उस पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, ज़्यादा लोकेटेड होता है। ठीक है, तो इस केस में आपका जो के की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होगी। ये आपका जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो करेक्ट है। फिर है कि अगर ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड है, यानी एक तरफ तो हाइड्रोजन है, एक तरफ 3 आपकी क्लोरीन है, तो के की वैल्यू लगभग 2000 होगी। ये इसलिए होगी क्योंकि जो क्लोरीन का है वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो यस, देखिए क्लोरीन आपको पता है माइनस आई इफेक्ट शो करता है, यानी कि इन बॉन्ड से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी कार्बन पे, यहाँ पे तो आपका हाइड्रोजन हो रहा है, तो इस ऑक्सीजन से ये क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रेशन होगा। तो यस, इसका भी हाइड्रेशन होगा, लेकिन इसकी के की वैल्यू हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली कम होगी। वो इसलिए कि क्लोरीन का साइज हाइड्रोजन के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो यस, और इस पे हाइड्रेशन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, और 3 क्लोरीन है तो अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करेंगे यहाँ पे, तो इसका भी हाइड्रेशन अच्छा खासा होगा। ठीक है, तो इस केस में दोनों जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों आपके ट्रू है। इस क्वेश्चन को देखिए, आपको केपी और एक्स में रिलेशनशिप बताना है, जहाँ पे एक्स है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और आपको मेंशन किया है कि जो एक्स है वो बहुत स्मॉल है। ठीक है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सब आपको जितने भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं सब आपको किस में दिए हुए हैं, गैसियस फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले मैं रिएक्शन लिख लेती हूँ, X2Y, ये रिएक्शन दे दी। राइट, अब देखिए इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स सपोज इसका 1 है, तो जब कोई रिएक्शन थी ही नहीं तो 0 0, ये प्रोडक्ट्स तो थे ही नहीं। आफ्टर सम टाइम टी इसके एक्स मोल्स क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, 1 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे एक्स मोल्स बन जाते हैं और यहाँ पे एक्स मोल बन जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स बने, सिंस इसका स्ट्रक्चरोमेट्रिक फैक्टर 1/2 है, तो ये होगा x/2 मोल्स इसके बन जाएंगे। अब है आपको निकालना है केपी। केपी आप तभी निकाल सकते हो जब आप इनको प्रेशर के टर्म्स में निकालो, यानी कि जितने भी आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं उनके आप पार्शियल प्रेशर निकाल लो। तो सबसे पहले पार्शियल प्रेशर आप किसका निकालोगे, पहले निकालो x2y का। x2y का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, जो उसका प्रेशर है, जो इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं आफ्टर टाइम टी, 1 माइनस एक्स, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है आफ्टर टाइम टी, दिस प्लस दिस प्लस दिस। सारी गैसेस के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 माइनस एक्स प्लस x/2। इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस x/2, तो हो जाएगा 1 प्लस x/2। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इतने हुए इनटू टोटल प्रेशर, तो इसका पार्शियल प्रेशर ये आ गया। पार्शियल प्रेशर वही होता है, ठीक है, क्या कि मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनटू आपका टोटल प्रेशर। फिर आप निकाल लो
पार्शियल प्रेशर ऑफ X2। पार्शियल प्रेशर ऑफ X2 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X2 डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। इसी तरह आप पार्शियल प्रेशर निकाल लो किसका, Y2 का। ये हो जाएगा कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं Y2 के, x/2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 + x/2 इनटू टोटल प्रेशर। ओके, तो अब बस यहाँ से आप Kp निकाल लो। Kp क्या होगा, Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ X2 कितना हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ X2 कितना हुआ आपका, x डिवाइड बाय 1 + x/2 इंटू पी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Y2। तो ये हो जाएगा आपका ये वाली टर्म लो, x/2 डिवाइड बाय 1 + x/2 ओके इंटू पी। और इसका जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये पावर में चला जाएगा यानी कि 1/2 और डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट यानी ये। तो ये इसका पार्शियल प्रेशर हमने भी निकाला था, सबसे पहले इसी का निकाला था 1 - x डिवाइड बाय 1 + x/2 इंटू पी। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, क्वेश्चन आपका सोल्व हो ही गया। p से p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 + x/2 से ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या क्या बचा वो लिख लेते हैं। तो एक तो आपका x बचा यहाँ पे और यहाँ पे बचा x/2 डिवाइड बाय 1 + x/2 ये बचा, ठीक है। और यहाँ पे बचा p की पावर 1/2 और ये 1/x कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म्स आपकी बच गई। अब आपको बोला गया है कि जो x है बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल बोला, तो यानी 1 के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इस वाले x को मैं नेगलेक्ट कर दूंगी और इस वाले x/2 को भी मैं नेगलेक्ट कर दूंगी। मतलब चाहे इसको जोड़ो या घटाओ, ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो ये हो जाएगा x, ये मैंने नेगलेक्ट कर दिया टर्म, ठीक है। 1 - x इज इक्वल टू मैंने किसके लिए माना है, 1 - x इज इक्वल टू माना मैंने 1 के, क्योंकि 1 ज़्यादा बड़ा है, x तो वेरी वेरी स्मॉल है। इसी तरह 1 + x/2 को मैं इक्वेट कर लूँगी 1 के इक्वल, ठीक है, क्योंकि x/2 तो और स्मॉल है। तो ये हो जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा आपका x/2 और ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है। तो x/2 ये हो जाएगा और इसके साथ क्या है आपका, इसके साथ आपका ये p की पावर 1/2 यहाँ लिख देती हूँ, x/2 और ये हो जाएगा p की पावर 1/2 और इसकी पावर भी 1/2 है क्योंकि ये पूरे की पावर 1/2 है, यहाँ पे 1/2 यहाँ भी 1/2, राइट। अब ये कितना हो जाएगा, x की पावर 1 और यहाँ पे x की पावर 1/2 है, ये हो जाएगा x की पावर 3/2, राइट, डिवाइड बाय 2 की पावर 1/2 और यहाँ हो जाएगा p की पावर 1/2। लेकिन मुझे जो रिलेशन दिया है वो x के टर्म्स में दिया है, तो मैं x को इक्वेट कर लेती हूँ। देखिए x की वैल्यू आ जाएगी x की पावर 3/2 इक्वल हो जाएगा kp इंटू 2 की पावर 1/2 डिवाइड बाय p की पावर 1/2, ठीक है। अब जो आपका इधर दिया हुआ है ये यहाँ पे इसके ऊपर छोटा सा 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इस होल की पावर 1/3, ठीक है। इस होल की पावर 1/3 करने के लिए तो पहले तो मैं इसको 3 बनाऊंगी, तो पहले इनको सबको स्क्वायर करो। देखो दो, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 3/2 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, x3, यहाँ बचेगा kp², ये हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाय p, ठीक है। बस सिंपली हो गया सिंप्लीफाई। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी 1/3, तो ये जाएगा 2 kp² बाई p और होल की पावर कितनी हुई 1/3, या इसी को तो ऐसे लिखते हैं ऐसे करके और यहाँ छोटा सा 3 लिख के 2 kp² डिवाइड बाई p। बताओ ये ऑप्शन कौन सा है, तो ये वाला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन में देखिए आपको E, B एंड C बताना है, तो मैं ऑप्शन नंबर 1 से स्टार्ट कर देती हूँ। अगर PbCl2 की रिएक्शन HNO3 से होगी तो ये होना चाहिए। अगर PbCl2 HNO3 से रिएक्शन करता है तो एक ही कंडीशन में रिएक्ट करता है, जब HNO3 आपका कॉन्सेंट्रेटेड और हॉट हो। अगर ये है कॉन्सेंट्रेटेड और हॉट HNO3 से आप रिएक्ट करा रहे हैं तो ही आपको ये लेड नाइट्रेट देता है। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन पे चलो, PbS यानी कि लेड सल्फाइड। ये नॉर्मली रिएक्शन कर लेता है किससे, HNO3 से।
और आपको क्या देता है, ये आपको देता है, अगर आप डाइल्यूट भी इवन यूज़ कर रहे हो, अगर आप ये डाइल्यूट भी ले रहे हो तो ये आपको देगा लेड नाइट्रेट, सल्फर दे देगा, 2NO दे देगा और 4H2O दे देगा। ठीक है, इनको आप बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो ये दे देता है, तो मैं ऑप्शन नंबर 2 पे ज़्यादा जाऊंगी रादर देन ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसमें मेंशन ही नहीं है कि HNO3 डाइल्यूट है कि कॉन्सनट्रेटेड है। और सिंस PBS डाइल्यूट के साथ रिएक्शन देता है तो कॉन्सनट्रेट के साथ तो ज़रूर ही देगा, तो PBS इसमें राइट चॉइस है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 और आप ऑप्शन नंबर 3 में एक ऑप्शन होगा। ठीक है, तो मेरा ए हो गया आपका PBS। HNO3 से रिएक्शन कराई तो मुझे मिला लेड नाइट्रेट। अब है कि H2SO4 से रिएक्शन अगर इसकी करा देंगे तो आपका लेड सल्फेट मिल जाएगा, यानी PbSO4, यानी कि ये ए है और ये बी है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, ये ए है ये बी है। और ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों में PbSO4 है, यानी कि बी है आपका PbSO4। फिर आप रिएक्शन में देखिए, इस बी की रिएक्शन करा रहे हैं अमोनियम एसीटेट, एसिटिक एसिड एंड K2CrO4 से। तो जब बी यानी कि PbSO4, जब PbSO4 रिएक्ट करता है किससे, अमोनियम एसीटेट से। अमोनियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COONH4। तो ये क्या देगा, लेड एसीटेट। तो ये लेड एसीटेट कैसे देगा, PbCH3COO का होल ट्वाइस, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा NH4 का होल ट्वाइस एंड इंटू SO4। अब नंबर 2 पे है एसिटिक एसिड। तो ये वाले मिले आपको प्रोडक्ट्स। जो आपका लेड एसीटेट है, वो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्यों, क्योंकि ये बन जाता है क्या, बफर सॉल्यूशन। जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बफर सॉल्यूशन बन जाता है। और सिंस ये वीक एसिड है तो जो आपका सॉल्यूशन है वो स्लाइटली कैसा रहेगा, स्लाइटली आपका सॉल्यूशन रहेगा एसिडिक। तो अभी किससे रिएक्ट करेगा, तो आपका ये जो है ये रिएक्ट करेगा आपका K2CrO4 से, क्योंकि नंबर 3 पे क्या दिया हुआ है आपका K2CrO4, इससे रिएक्ट करके क्या देगा ये PbCH3COO का होल ट्वाइस। इसने रिएक्ट किया K2CrO4, ठीक है, और किसके प्रेजेंस में, CH3COOH की प्रेजेंस में। तो ये हमको क्या देगा, ये हमें देगा PbCrO4, ये प्रेसिपिटेट मिलेंगे, यही येलो कलर के प्रेसिपिटेट हैं, प्लस 2CH3COOK। ठीक है, तो आपका C क्या हो गया, PbCrO4। तो अब देखिए ऑप्शन में कौन सा जा रहा है, ऑप्शन में आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2। C क्या है यहाँ पे, PbCrO4। तो ये तो नहीं जाएगा, ठीक है, ये तो प्रेसिपिटेट नहीं है, ये तो सॉल्यूशन में ही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में देखिए आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। पहला है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या सही है, देखिए अगर आप कार्बन एटम्स को बढ़ाएंगे इसका मतलब उस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी बढ़ जाएगा। और ये आपको पता है कि जैसे जैसे किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है, ये सिर्फ अल्कोहल और फिनॉल्स ही नहीं, कोई भी आपकी स्पीशीज हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता ही होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 2 है द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर हायर इन कंपैरिजन टू अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड सच एज ईथर्स एंड हेलो एल्केन्स। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि आपका जो एल्कोहल्स और फिनॉल्स है, एल्कोहल्स और फिनोल्स है, उसमें क्या होता है, इनमें आपको मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ठीक है। तो जैसे फिनोल है, आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपका एलिमेंट होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपका हो गया हाइड्रोजन। अब यहाँ पे दूसरा है ये, ठीक है, ये ऐसे, तो ये आपस में क्या बनाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसका मतलब जो दोनों स्टेटमेंट है वो आपके क्या है, ट्रू है। इस क्वेश्चन में देखिए, जब एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर 10 mm डिक्रीज हो जाता है और आपका जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है वो 0.2 है। इसने कहा है कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा अगर आपका जो वेपर प्रेशर है जो डिक्रीज है वो 20 mm हो। तो देखिए ये प्योर सॉल्वेंट है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो इसका जो है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर देगा। ऐसा क्यों करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को क्या कर देगा, ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि नॉन वॉलेटाइल का मतलब जो इजीली इवेपोरेट ना हो, ठीक है। आपने इसको सॉल्वेंट में डाल दिया तो इसके जो वेपर प्रेशर है उसको भी क्या कर देगा, वो डिक्रीज कर देगा, ठीक है। और आपको पता है देखिए पी नोट यहाँ पे है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है, और माइनस पी है यहाँ पे जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। ये प्रोपोर्शनल है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। अब ये पहले केस में है कि 10 mm होता है तो मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.2। अगर 20 mm है, उसने बोला अगर 20 mm हो जाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, अगर 20 mm हो तो मोल फ्रैक्शन डबल हो जाएगा क्योंकि तो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 20 mm में ये 0.4 हो जाएगा जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। इसने क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू 1 होता है। सोल्यूट का हो गया 0.4 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट आपका हो जाएगा 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में है फॉर अ गिवन शेल द टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय n स्क्वायर, इज इट ट्रू। तो यस, ये बिल्कुल ट्रू है। n यहाँ पे क्या है आपका, जो n है यहाँ पे आपका, ये है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स आपके होंगे इज इक्वल टू n स्क्वायर। सपोज n इक्वल टू 2 है, ठीक है, n स्क्वायर सपोज आपका n की वैल्यू 2 है, तो n स्क्वायर क्या होगा, टोटल नंबर अलाउड ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 4, 2 का स्क्वायर क्योंकि 4 होता है, तो 2 के लिए क्या होगा 2s 2p3, तो 3 प्लस 1 3 p के और 1 s के कितना होगा 4, तो यस 4 ऑर्बिटल्स। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है वो ट्रू है। फिर स्टेटमेंट 2 में कह रहा है कि कोई भी अगर सब शेल है तो स्पेटियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय -l to l और वैल्यूज इंक्लूडिंग 0, इज इट ट्रू। तो यस ये भी ट्रू है। देखिए सपोज n इज इक्वल टू 2 ही है, n इज इक्वल टू 2 के लिए आपकी l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू 0 और 1 होगी, ठीक है। l की वैल्यू कहाँ से होती है, 0 to n-1, तो 0 1, और m की वैल्यू क्या होगी, देखो 0 के लिए तो 0 ही होगी m की वैल्यू, 1 के लिए m की वैल्यू क्या होगी -l to l इंक्लूडिंग 0, तो ये होगी -1 0 एंड 1। तो ये आपके कौन से ऑर्बिटल शो करेगा, p ऑर्बिटल्स। p में आपको पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यस जो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 है वो भी आपका करेक्ट है, यानी कि इस क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, करेक्ट है। इस क्वेश्चन में देखिए आपको बताना है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्वेसेज। सॉल्वेसेज किस में ज़्यादा होगा, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल किस में बनेगा, आप ऑप्शन नंबर सी में देखिए, यहाँ से ब्रोमाइड आयन निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये दोनों रिंग किस में है इस पॉजिटिव चार्ज के, कॉन्जुगेशन में। तो ड्यू टू रेजोनेंस ऑप्शन नंबर सी में सबसे ज़्यादा
सॉल्वेसिस होगा ड्यू टू मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में आइए, यहाँ से ब्रोमाइड आयन निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, तो ये एक रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम स्टेबल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में सी के बाद आएगा, तो सी बी यहाँ तक आ गया, यही ऑप्शन सही है। बाकी आप चेक करो ना करो, क्योंकि नीचे वाले में कहीं पे ये चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए में होगा रादर देन ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो यहाँ पे ये वाला जो आपका कार्बोकेटाइन है ज़्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हाइड्रोजन से होगा? देखिए यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे ऐसे, ये मेरा कंपाउंड है, यहाँ पे ब्रोमाइड आयन निकल जाएगा तो ये बनेगा, तो ये CH3 है, तो 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पे, ये CH2 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, और ये CH2 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो कितने आपके हाइड्रोजन है? 3 2 5 एंड 2 7 हाइड्रोजन से यहाँ पे आपका क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके पास कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे? 3 तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, 3 तो इसकी वजह से बनेंगे, और यहाँ पे कितना है? सिर्फ यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे सिर्फ 4 हाइड्रोजन है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? आपका ए वाला, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 1 है आपका करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, तो पहले लिस्ट 1 है और फिर इनके यहाँ पे क्या है? ओजोनसिस प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं पहले ए से स्टार्ट करती हूँ। ये मेरा ए है, ठीक है। तो ओजोनसिस में क्या करते हैं हम? ये जो डबल बॉन्ड है इसको कट कर देते हैं, और आपको सिंपली क्या करना है, जहाँ से कट करना है वहाँ पे क्या लगा देना है? डबल बॉन्ड ओ। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप? इसको कन्वर्ट कर दोगे डबल बॉन्ड ओ में, और इसको भी कन्वर्ट कर दोगे डबल बॉन्ड ओ में। इसी तरह इस वाले बॉन्ड को यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, बस सिंपली इसको आप ड्रॉ कर लो। तो ड्रॉ करके कैसे आएगा? आप ड्रॉ कर लो, यहाँ से सपोज मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे, और फिर आगे चलिए, फिर ये, फिर फिर ये, फिर ये, एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे, ओके। फिर इधर इधर, फिर ये, फिर यहाँ पे मेरे डबल बॉन्ड थे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, और फिर जैसे मैं इधर चलती हूँ ऐसे एक डबल बॉन्ड ओ, यही मेरा बनना चाहिए, है ना। अब आप क्या करो, इसमें गिन लो कि कौन सी चीज़ किस पोजीशन पे आ रही है। तो मेरे प्रोडक्ट्स में देखो, प्रोडक्ट्स मेरे ये हैं, राइट। तो एक तरफ तो मेरा देखो जो इनके कॉर्नर्स है वो पकड़ो, तो दोनों कॉर्नर्स पे क्या है आपके? दोनों कॉर्नर्स पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो दोनों कॉर्नर्स पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन कौन से ऑप्शंस में है? एक तो ऑप्शन नंबर 3 है, एक ऑप्शन नंबर 1 है। तो बस अब मुझे देखना है, देखो अब मैं इसमें मेन चीज़ देख लेती हूँ, इसमें CH2 का होल ट्वाइस है। अगर उसमें मेरे प्रोडक्ट में CH2 का होल ट्वाइस नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 है। तो अब आप चेक करो, यहाँ पे एक CH2 है, यहाँ पे एक CH2 है, यहाँ पे CH2 तो CH2 का होल ट्वाइस नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 किससे मैच कर जाएगा? ऑप्शन नंबर मैच कर जाएगा 3 से, राइट। ऐसे आप मैच कर लोगे। बाकी आप देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पे CHO है, फिर डबल बॉन्ड O, फिर उसके आगे CH2 का होल ट्वाइस है, ये देखो CH2 होल ट्वाइस, फिर उसके बाद CO है, यस, उसके बाद CO है, उसके बाद CH2 है, उसके बाद CH2 है, उसके बाद CH है, यस, उसके बाद CH है, उसमें क्या है? आपका एक मिथाइल है, तो यहाँ पे मिथाइल है, फिर उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड है, तो ये CH2 है, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O, यस, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे H। तो आप ऐसे मैच कर सकते हैं, लेकिन टाइम सेविंग के लिए आप ऐसे कुछ मोटा पकड़ लीजिए जिससे आप एकदम से पहचान जाए। जैसे इसमें मैंने CH2 का होल ट्वाइस पकड़ लिया, अब इस वाले ऑप्शन में तो नहीं आ रहा था, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट है। अब मैं चलती हूँ आपके जो बी है उस पे चलते हैं। ये आपका बी है, बस सिंपली इसको यहाँ से कट करो और इसको यहाँ से कट करो, इनकी जगह क्या लगा लो? डबल बॉन्ड ओ, तो एक डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ओ यहाँ आएगा और एक C डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ठीक है। एक C डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और एक C डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो आप इस प्रोडक्ट को लिख लो, यहाँ से लिख लो, ऐसे होगा ना ये, एक तो C डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये तो पूरा ब्रेक हो गया, फिर इसके पास वाले के पास भी C डबल बॉन्ड O है, फिर यहाँ भी है,
फिर ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका H, ठीक है, ये आपका H हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम यहाँ तक चल चुके थे, फिर यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O, फिर ऐसे, और फिर यहाँ पे आपका आएगा ये, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। यानी कि एक तरफ तो आपका CH3C होना चाहिए, एक तरफ CH होना चाहिए। तो ये कौन कौन से ऑप्शंस में है, ये देखो, एक तो ऑप्शन नंबर 4 में जा रहा है, ठीक है, और एक आपका जा रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो दोनों में और होल 4 भी है, तो ये थोड़ा घुमाना चाह रहा है, ठीक है, दोनों में होल 4 है। और क्या की डिफरेंस क्या है कि जो एक बॉन्ड छोड़ के देखो, जिसमें आसपास में C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है, एक में लेकिन CH3 है और एक में H है, ये की डिफरेंस है। ये देख लेती हूँ मैं, इसमें क्या है, C डबल बॉन्ड O के पास क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन वाला मेरा सही जाएगा, तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 क्या जाएगा, सही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी का है, ये आपका जाएगा 4, ठीक है। अब आप क्या करें, C पे जाते हैं, इसमें फिर से वही करना है आपको, ये बॉन्ड ब्रेक करो, ये बॉन्ड वहीं पे आप क्या करो, ये डबल बॉन्ड O आएगा यहाँ से, ये डबल बॉन्ड O यहाँ आएगा, एक डबल बॉन्ड O यहाँ आएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और ये जो आपके डबल बॉन्ड है ना, जहाँ पे यहाँ से पूरा बॉन्ड साफ हो जाता है ना, कुछ नहीं बचता है इसमें। तो चलिए अब ये कैसे होगा, यहाँ से ड्रॉ कर लेती हूँ मैं, ऐसे ऐसे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, फिर ऐसे, फिर आपका ये ऐसे है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर इसके बगल वाले पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे चेन खत्म, तो एक तो H यहाँ पे आया, ओके। एक आपका C डबल बॉन्ड O किधर होगा, हम यहाँ तक पहुँच चुके थे इसमें, फिर यहाँ पे आओ, एक C डबल बॉन्ड O यहाँ पे आएगा, यानी कि दोनों जो एंड है उस पे CHO आएगा, यहाँ भी CHO है, यहाँ भी CHO है। तो कौन से पे CHO है, एक तो मेरा हो गया था, शुरुआत में कंफ्यूजन हो रहा था ना CHO में, तो एक तो ये हो गया था, यानी कि C का ऑब्वियसली क्या बैठेगा, आपका फर्स्ट बैठेगा, और D का आपका क्या बैठेगा, सेकंड बैठेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको मैच कर सकते हैं, और आपका जो भी ऑप्शन इसमें करेक्ट जाए, मैंने ऑप्शन में यहाँ पे मेंशन नहीं किए, तो A का आपका 3, B का 4, C का फर्स्ट और D का सेकंड, इस तरह से आपको सोल्व करना है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा ग्राफ सही है। आपको वाई एक्सिस पे दे दिया है रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, और एक्स एक्सिस पे दे दिया आपको टाइम, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 पे आपको दे दिया है वाई एक्सिस पे रेट एंड एक्स एक्सिस पे दे दिया है आपको टाइम। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखिए, अगर आपको कोई रिएक्शन ऐसी है ए से पी जा रही है, तो इसका जो रेट है वो प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, जो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0, 0 क्यों, क्योंकि आपकी कैसी है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो रेट इज इक्वल टू आएगा के, ए की पावर 0 की क्या वैल्यू होती है, 1। दुनिया में किसी भी चीज़ की पावर 0 हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा 80, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू ए नोट, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस के इंटू टी। अब आप देखिए, तो आपका वाई एक्सिस पे रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, तो यानी कि 80 है आपकी वाई एक्सिस पे, ये ऐसे आ जाएगा, और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम दिया है, तो यहाँ आ जाएगा टाइम। तो टाइम का जो पावर है वो 1 है, और इसकी जो स्लोप है वो निगेटिव है, और किसी भी की निगेटिव स्लोप है और 1 है तो वो स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको सिंपल बता दूं, y इजल टू एम एक्स क्या होता है, उसका जो स्लोप है, ये अगर y एक्सिस है, ये x है, तो ऐसे जाएगा, क्योंकि m की वैल्यू इसमें क्या है, यहाँ पे स्लोप क्या है, y इजल टू एम एक्स में m का स्लोप तो ये हो गया, स्लोप ये हो जाएगा, जो उसको बोलते हैं tan थीटा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ से क्यों जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है। वहीं पे अगर आप y इजकल टू माइनस एम एक्स देखें, y इजकल टू माइनस एम एक्स देखें, तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा, इसका ग्राफ आपका जाएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ से चला जाएगा, ये जो ग्राफ है वो होगा आपका y इजकल टू एम एक्स में।
माइनस एम एक्स, मतलब वाई की वैल्यू आप पॉजिटिव रखोगे और एक्स की वैल्यू आपको सारी निगेटिव मिलेगी। तो फिर ना वाई इजकल टू माइनस एम एक्स वाली चीज़ जा रही है, लेकिन साथ ही साथ इसमें इंटरसेप्ट भी है, तो इसलिए इसका ग्राफ कैसे जाएगा, इसका ग्राफ थोड़ा आएगा इस तरह से, निगेटिव इंटरसेप्ट के साथ। तो आप देखिए, तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा और यहाँ पे आपका इंटरसेप्ट होगा, इसकी वैल्यू क्या है, ये इंटरसेप्ट है, ये है आपका ए नोट। यहाँ पे आपका क्या होगा, जब आप इसकी टेन थीटा की वैल्यू लेंगे तो निगेटिव में आएगी, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या है, माइनस के, यानी स्लोप की वैल्यू माइनस के है। तो ये कहाँ से मैच हो रहा है, देखो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में मैच हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये ए नोट हो गया, स्लोप आपकी निगेटिव हो गई। पॉजिटिव स्लोप के लिए ऐसे जाता, ऐसे, ठीक है, ऐसे जाता पॉजिटिव स्लोप के लिए, और निगेटिव स्लोप के लिए डाउनवर्ड्स आता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, ब्रॉन्ज में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो ब्रॉन्ज में आपका होता है एक तो कॉपर और एक टिन। तो जो आपका ए है वो आपका मैच करेगा 4 से, ठीक है। फिर आता है ब्रास। ब्रास में क्या होता है, ब्रास में कॉपर और जिंक होते हैं। तो ब्रास में क्या हुआ, कॉपर एंड जिंक। फिर जो यूके सिल्वर कॉइन है उसमें होता है कॉपर एंड निकल। एंड स्टेनलेस स्टील में होता है आयरन, क्रोमियम, निकल एंड कार्बन। तो सिंपली आपको इनको ऐसे मैच करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।